हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही झकास चल रही होगी। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जीव विज्ञान का सेट नंबर 7। ठीक ना, सेट नंबर 7 का ये मतलब आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर आप लोग नहीं देखे हैं सेट नंबर 1 2 3 4 5 6 तक, तो वन शॉट वीडियो सभी का पड़ चुका है। जाकर वहाँ पर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 74 612 763 746001276 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए। आप लोग को PDF 100% आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सातों सेट का 2024 का मिल जाएगा, 23 का मिल जाएगा बायोलॉजी का, और केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी आपको 4 4 साल का, 5 5 साल का मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो इस पर आप लोग कांटेक्ट करके खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे इस पर मतलब सेट नंबर 7वां जो बचा हुआ है उस पर हम लोग चलते हैं। तो ये आपका देखिए कौन सा है, सेट नंबर 7 है। ठीक है, तो सेट नंबर 7 में पहला ही क्वेश्चन कराना है, तो यहाँ पर हम हल हल भी कर चुके हैं। और ये देखिए कोड नंबर इसका है 348 GM, GN हो चुका है। अरे जी यम है। ठीक है, तो ये देखिए जीव विज्ञान सॉल्व सेट 7। ठीक ना, 2024 का कोड है। कोड नंबर देखिए 348 GM है। आप लोग कोड मिलाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, चाहे आप में कोई दूसरा अगर अनसॉल्व पेपर है तो उसमें कोड मिलाकर पढ़िएगा। ठीक है, तब सारा कोड मिल जाएगा। मतलब कोड मिलाकर पढ़ेंगे तो सारा वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है कि भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती है, कैसी होती है, तो ये त्रिगुणित होती है। त्रिगुणित क्या होती है, जो भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं कैसी होती है, त्रिगुणित होती है। ठीक ना, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मधुप के नर ड्रोन यानी कि पुम पुंप मधुप। ठीक ना, पुंप मधुप का पुलिंग। ठीक ना, मधुप में क्रोमोसोम की संख्या होती है। ठीक है, कितनी होती है, 16 होती है। कितनी होती है, 16, यानी कि पुलिंग है। ठीक है, पुरुष लिंग है, इसकी कितनी संख्या होगी, इसमें क्रोमोसोम की 16 होगी। उसके बाद देखिए विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, DNA अथवा RNA दोनों है। ठीक है, DNA और RNA दोनों होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए जन्मजात उपापचयी ऋतु है। जन्मजात उपापचयी त्रुटि क्या है इसमें, ये देखिए त्रुटि है, ऋतु नहीं, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, क्या है इसमें, देखिए फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक ना, फिनाइल कीटोनूरिया, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या, आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते अति लघु उत्तरी प्रश्न पर, यानी कि प्रश्न नंबर 2 जो आपका ये होता है, ये भी आपका एक एक नंबर का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइलेरिया रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक का नाम क्या है, ऊचे रेरिया बैंक्रोफ्टाई है। ठीक ना, बैंक्रोफ्टाई। ठीक है, ऊचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, ये आपका किसका नाम है, फाइलेरिया रोग के रोग कारक का के जंतु वैज्ञानिक का नाम है। उसके बाद देखिए इसमें का प्रश्न नंबर ख है, DNA एवं RNA में कोई एक अंतर लिखिए। एक ही अंतर लिखना है तो बस यही लिख देंगे, DNA में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है तथा RNA में राइबोस शर्करा होती है। बस इतना ही लिखना है। इसमें क्या लिखना है, DNA में जो होता है डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, और RNA में क्या होता है, राइबोस शर्करा होती है। DNA में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। और RNA में एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन और यूरेसिन पाया जाता है। ठीक ना, थायमिन के जगह पर कौन पाया जाता है, यूरेसिन पाया जाता है। उसके बाद देखिए ग वाला है, प्रश्न नंबर ग है, कह रहा है किन्हीं दो जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। जो दो जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखना है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं भारत में पूर्वी हिमालय है तथा पश्चिमी घाट है। ठीक ना, भारत में कौन कौन है, पूर्व हिमालय है और दूसरा क्या है, पश्चिमी घाट है। यही दो क्या है, तप्त स्थल है। ठीक ना, तो इनके नाम हम लोग लिख लें। दो ही लिखने के लिए कहा था, दो लिख लिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर घ पर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का घ है। देखिए मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, तो मानव वृषण में जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं उनका कार्य क्या है, तो देखिए यहाँ पर वृषण की जनन एपिथीलियम में जनन कोशिकाओं के मध्य लंबी फूली हुई सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं का पोषण करती, किसका पोषण करती है, शुक्राणुओं का पोषण करती है।
दूसरा है अंगा वाला है, देखिए डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो डीएनए जो अणु होता है उसको तोड़ने वाला जो एंजाइम है, देखिए यहाँ पर एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम उसको कहते हैं। डीएनए अणु को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम करता है, ठीक ना। कौन सा एंजाइम तोड़ता है उसको, डीएनए को? तो इसको कौन तोड़ता है? एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आपका 3 आ जाता है। प्रश्न नंबर 3 में देखिए लघु उत्तरी प्रश्न, ये क्या है? से फर्स्ट है। उसके बाद एक लघु उत्तरी प्रश्न सेकेंड आता है, जो प्रश्न नंबर 4 होता है। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या है? डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। कितने? 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड के नाम यहाँ पर एडिनिन है। पहला कौन है? एडिनिन, जिसे ए से व्यक्त करते हैं। दूसरा है आपका थाइमिन, जिसको टी से व्यक्त करते हैं। तीसरा आपका ग्वानिन, जिसे जी से व्यक्त करते हैं। चौथा है आपका साइटोसिन, तो ये साइटोसिन है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आरएनए में 4 होते हैं, उसके ये थाइमिन के जगह पर क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है, जिसको यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर यूरेसिल होता तो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर ख के मतलब 3 के ख पर। ये खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए। खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन करना है। खाद्य श्रृंखला देखिए भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच के संबंध को खाद्य श्रृंखला अथवा आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। भोजन या ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच के संबंध को खाद्य श्रृंखला अथवा आहार श्रृंखला कहते हैं। ये बात समझ में आई ना? अभी हम यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर, इसी प्रकार से आप फिगर बनाएंगे तभी कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक ना। सूर्य क्या है आपका? ये सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा मिलती है किसको? घास को। ये आप मान लीजिए घास है, क्या है? घास है। तो यहाँ से सूर्य को ऊर्जा मिली, सूर्य से ऊर्जा मिली किसको? घास को। घास घास यानी कि हरे पौधे, हरे पौधे यानी कि उत्पादक जिसे बोलते हैं, ठीक है। हरे पौधे किसको बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं, या फिर हरे पौधे के। फिर ये घास को कौन खाता है? हिरन खाता है। घास को कौन खाता है? हिरन खाता है। तो हिरन को क्या? पूरा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। हिरन को भरपूर एनर्जी मिलेगी। जब हिरन को कौन सा बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, यानी कि शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है, ठीक है। शाकाहारी क्या बोलते हैं? प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है। उसके बाद जब हिरन को यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? शेर खाएगा, यानी कि मांसाहारी। मांसाहारी खाएगा, इसको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता बोलेंगे और इसे मांसाहारी बोलते हैं, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आता है? मांसाहारी। तो इसमें देखिए क्या होता है, 10% रूल आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ से एनर्जी मिल रहा है, तो इसका जो इस घास में एनर्जी इसको अगर हिरन खाएगा तो इसको 10% एनर्जी इसका मिलेगा, ठीक ना। अगर हिरन को शेर खा रहा है तो इसका 10% का 10% इसको मिलेगा। फिर जो इसमें आपको 10% का 10% कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1% का 10% जब शेर को कोई खाएगा यानी कि मरने के बाद, तब उस चीज़ को मिलेगा, ठीक है। तो इतना कम एनर्जी मिलता है उसमें। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए है आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से क्या समझते हैं? देखिए आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है? फ्रांसिस क्रिक ने आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन क्या था? फ्रांसिस क्रिक ने। कौन कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक ना। तो इनका नाम फ्रांसिस क्रिक है। ने आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार आनुवंशिक सूचनाओं का डीएनए में एमआरएनए व इससे प्रोटीन की तरफ एक दिशी बहाव होता है, ठीक ना। ने क्या बताया कि जो आपका डीएनए होता है और डीएनए में एक सूचना होती है जिसमें एमआरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक ना, वो डीएनए में ही पाया जाता है मैसेंजर आरएनए। इससे क्या होता है कि प्रोटीन की तरफ एक दिशी बहाव होता है, ठीक ना। जो आपका मैसेंजर आरएनए होता है ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है या फिर प्रोटीन का मतलब निर्माण करता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ विषाणुओं में उपरोक्त बहाव विपरीत दिशा यानी कि आरएनए से डीएनए की तरफ भी होता है। जैसे डीएनए यहाँ पर क्या था बहाव? इसमें देखिए डीएनए से एमआरएनए में था, एमआरएनए से प्रोटीन बना,
और इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। कुछ कुछ विषाणुओं में उपरोक्त बहाव विपरीत दिशा यानी कि आरएनए से डीएनए की तरफ भी होता है। इस क्रिया की खोज टेमिन टेमिन तथा बेल्टिमोर ने की, ठीक है। कौन किया था? इस क्रिया की खोज किसने? टेमिन किया था, या फिर और कौन था उसके साथ? बल्टीमोर कह दीजिए, ठीक ना, बल्टीमोर ने की। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ है। प्रश्न नंबर 3 का घ कह रहा है कि मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए तथा उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मच्छर से होने वाला कौन सा रोग होता है? डेंगू। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कौन होता है? डेंगू होता है, ठीक है। तो डेंगू जो मुख्य रूप से एडिज एजिप्टी मच्छरों द्वारा फैलता है। जो एडिज एजिप्टी मच्छर होते हैं कौन से मच्छर होते हैं? मादा मच्छर होते हैं, ठीक है। तो मच्छरों द्वारा फैलता है। 100 से अधिक देशों में पाया जाता है। डेंगू दुनिया में सबसे आम वेक्टर जनित वायरल बीमारी है, ठीक ना। जो आपका ये डेंगू बीमारी है दुनिया में सबसे आम वेक्टर जनित वायरल बीमारी है। ज़्यादातर यही चल रही है, ठीक ना। वायरल में जैसे वायरल वीडियो होती है, ट्रेंडिंग वीडियो होती है, उसी प्रकार से ये डेंगू भी इस तरह चलता है, ठीक है। जिसके कारण हर साल दुनिया भर में 50 से 100 मिलियन संक्रमण और 25,000 मौतें होती है, ठीक ना। कितनी मौतें होती हैं? 25,000 से 50 से 100 मिलियन संक्रमण होते हैं, जिसमें से 25,000 मौतें होती हैं, ठीक ना। कितने? दुनिया भर में। अब देखिए रोकथाम के लिए इसमें पूछा है कि रोकथाम क्या है इसका। तो रोकथाम देखिए, डेंगू डेंगू का मच्छर ठहरे हुए पानी जैसे कूलर, फूलदान, गमले, पुराने टायर, पानी की टंकी, प्लास्टिक के डिब्बे एवं बेकार पड़े हुए बर्तन आदि में एकत्रित पानी में पैदा होता है। जो डेंगू का मच्छर होता है कहाँ पर पैदा होता है? जो अगर पानी ठहरा हुआ आपके घर के आस पड़ोस में अगर पानी ठहरा हुआ तो वहाँ पर गंदा पानी होगा उस पानी में। और जो कूलर में पानी डाला जाता है उस कूलर में पानी में भी ये पैदा होते हैं, ठीक ना। उस पानी को क्या करें? बार बार साफ करें, ठीक है। फूलदान में भी, गमले में, फूलदान के जो गमले होते हैं उसमें, पुराने टायर में होते हैं। पुराने टायर जो आपके घर में या अरे जो गाड़ी में लगे होते हैं, ठीक ना। पानी की टंकी, जो पानी की टंकी बार बार साफ करनी चाहिए, ठीक ना। उसमें लाल दवा डालनी चाहिए। प्लास्टिक के डिब्बे एवं बेकार पड़े हुए बर्तन आदि में एकत्रित पानी में पैदा होता है, ठीक ना। डेंगू का मच्छर यहाँ यहाँ पैदा होता है। घर के अंदर व आंगन में जहाँ भी पानी एकत्रित हो रहा है उसे साफ करें। यही आपका उपाय रोकथाम इसी तरह से इसका किया जा सकता है, ठीक है। जो भी ये चीज़ें यहाँ पर जहाँ पर ये पैदा हो रहे हैं मच्छर, उसको हम लोग क्या करें? साफ सफाई से रखें, तो मच्छर नहीं पैदा होंगे, न आपको डेंगू फैलेगा। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 का अंगा है। 3 का अंगा क्या कह रहा है कि जैव सूचना विज्ञान क्या है? देखिए कहाँ पर मिलेगा हम लोग को? सेट नंबर 2 में 348 GH में प्रश्न नंबर 6 के घ का दूसरा देखिए, मतलब हम डिटेल में लिख देते हैं कहाँ पर ये मिलेगा। एग्जैक्ट जाकर वहीं पर खोलना है और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं वहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए कौन सा? देखिए प्रश्न नंबर 6 का घ देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन है? जैव सूचना विज्ञान है, इसमें पूछा है, ठीक है। सेट नंबर 2 में ये पूछा है, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट भी आप लगा सकते हैं। देखिए, यह जीव विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का एक मिश्रण है, ठीक ना। किसका किसका? यह जीव विज्ञान और सूचना जो प्रौद्योगिकी होता है उसका क्या है? यह एक मिश्रण है। इसमें जैविक डेटा को संग्रहित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए कंप्यूटर तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो जैव सूचना विज्ञान है ना, इसमें क्या किया जाता है? डेटा को, जैविक डेटा को संग्रहित किया जाता है, संश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए कंप्यूटर तकनीकी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कंप्यूटर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। जैव सूचना विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें हम इसमें लिखे हैं जो जैव सूचना विज्ञान से जुड़ी हैं। तो ये देखिए पहली है कि यह एक गतिशील और उभरता हुआ क्षेत्र है। जो आपका जैव सूचना विज्ञान है यह एक गतिशील और एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जैसे कि नया नया भी उभर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉइंट है, इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सांख्यिकी और कंप्यूटर विज्ञान जैसे कई विषयों का समावेश है, ठीक ना। जैव सूचना विज्ञान में कौन कौन से विषय हैं? देखिए इसमें जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, गणित है, सांख्यिकी है और कंप्यूटर विज्ञान जैसे कई विषयों का समावेश, यानी कि इसमें कई विषय जुड़े हुए हैं, ठीक है।
उसके बाद है इसमें जैव सूचना विज्ञान के जरिए जैविक डेटा को व्यवस्थित, संग्रहित और समझने के लिए तरीके विकसित किए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जैव सूचना विज्ञान के जरिए जो आपके जैविक डेटा होंगे, ठीक ना, जो जीव विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैव से रिलेटेड चीज़ें होंगी, उसको क्या किया जाता है, इसमें व्यवस्थित किया जाता है, संग्रहित करके उसको समझने की तकनीकी तरीके विकसित किए जाते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो देखिए भाई, कोई फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बहुत कह रहे हैं कि सर फ्रॉड होगा। फ्रॉड फ्रॉड कैसे होगा बे? अबे देखो यहाँ पर 74 612 763 ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ तुमको, यूट्यूब पर पूरा वीडियो दे रहा हूँ, मेरे पास पीडीएफ नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तुम ये लोग बताओ, होगा ना? तो देखिए यहाँ पर 74 612 763 पर, इस पर आप लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, जो भी करना है वो करिए, लेकिन पीडीएफ ले लीजिए। पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि 4-5 साल का पीडीएफ मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ठीक है, और ज़्यादा प्राइस नहीं है, 125 रुपये प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए लास्ट सेट है, तो हम लोग लास्ट सेट में कहाँ तक करा दिए थे? आपका ये देखिए सेट नंबर 7 है ना, ये सेट नंबर 7 ये यहाँ तक हो चुका है। प्रश्न नंबर ये 3 तक हो चुका है। ठीक है ना, जैव सूचना विज्ञान, ये देखिए जैव सूचना विज्ञान तक हो चुका। लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड वाला हम लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पर हल हो गया है। देखिए आप समझिए बस इसको, लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड वाला है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का क है, परागण परागण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। परागण में जो जंतु होते हैं उनकी भूमिका का क्या करना है, वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में, जब एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर किसी न किसी जंतु के द्वारा पहुंचते हैं तो उसे जंतु परागण कहते हैं। ठीक है ना, जंतु परागण किसे कहते हैं? इसको एक प्रकार से जंतु परागण भी कह सकते हैं, या परागण में जंतुओं की भूमिका इसी प्रकार है कि जब एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर किसी न किसी जंतु के द्वारा पहुंचते हैं तो उसे हम लोग जंतु परागण कहते हैं। ठीक ना, सिंपल सी बात है। ये जंतु ही माध्यम या कर्मक होते हैं। ठीक ना, ये जंतु ही क्या होते हैं, माध्यम या कर्मक होते हैं। जैसे चिड़िया हो गई, चमगादड़ हो गए, घोंघे और स्तनपोषी आदि। ठीक ना, इन्हीं माध्यम या कर्मकों के अनुसार जंतु परागण कई प्रकार का होता है। जो जंतु परागण होता है, इन्हीं माध्यमों के कर्मकों के अनुसार जंतु परागण जो होता है कई प्रकार का होता है। पहला तो आपका हो गया देखिए कीट परागण। कीट परागण जो होता है कीटों के द्वारा होता है। ठीक ना, कीटों के द्वारा किया गया परागण कीट परागण कहलाता है। पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा किया गया परागण पक्षी परागण कहलाएगा। जतुका, जतुका परागण में देखिए यही आपको डिस्टर्ब करेगा, यानी कि कंफ्यूज कर देगा। जतुका परागण किसे कहेंगे? चमगादड़ के द्वारा जो परागण किया जाता है उस परागण को हम लोग क्या बोलते हैं? जतुका परागण बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया ना? आगे देखिए जो गैस्ट्रोपॉड, गैस्ट्रोपॉड परागण क्या होता है आपका? घोंघे के द्वारा किया गया परागण जो होता है गैस्ट्रोपॉड परागण कहलाता है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा था? चिड़िया परागण था, चमगादड़ द्वारा, घोंघे द्वारा, स्तनपोषी यानी कि जो आपका स्तनपोषी होते हैं। ठीक है, इन्हीं माध्यम या कर्मकों के अनुसार जंतु परागण कई प्रकार के होते हैं। तो कीट परागण था, पक्षी परागण, जतुका परागण और गैस्ट्रोपॉड परागण। ठीक है, तो गैस्ट्रोपॉड ही याद रखिएगा, घोंघे के द्वारा जो परागण किया जाता है या परागण होता है जो, उसको हम लोग गैस्ट्रोपॉड परागण बोलते हैं। चमगादड़ के द्वारा जो होता है उसको जतुका परागण बोलते हैं। पक्षी के द्वारा पक्षी परागण, कीट के द्वारा कीट परागण। ये दोनों सिंपल है, ये दोनों कठिन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, जतुका और गैस्ट्रोपॉड को। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख है कि द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो चित्र आप लोगों को बनाना है। चित्र में मैं यहाँ पर कुछ नहीं बनाया। ठीक है, चित्र में बहुत टाइम लगता है, तो इसको हल करने के लिए, मतलब चित्र तो बनाने के लिए हम बना देते लेकिन चित्र नहीं बनाए क्योंकि बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इस चित्र को आप लोग पूरा करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग पूरा करेंगे और ऊपर स्क्रीन पर मैं अगर टाइम मिलेगा तो डाल दूंगा। ठीक है, तो उसको डाल दूंगा तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का ग है। देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाना है। तो यहाँ पर देखिए अपूर्ण प्रभाविता कुछ सॉरी, कुछ पौधों में एक लक्षण के दो विपर्यासी रूपों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है। ठीक ना, जो कुछ पौधे होते हैं उनमें क्या किया जाता है, एक लक्षण के दो विपर्यासी रूपों में संकरण कराने पर क्या होता है, F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है। यानी कि मान लीजिए ये कोई
ये कोई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक होता है शुरुआत, यहाँ पर अंत होता है, तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, मध्य होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, ठीक है, बीच वाला लक्षण। अब देखिए यहाँ पर, अर्थात दो विपरीत लक्षणों में से कोई भी पूर्णतया प्रभावी, कोई भी पूर्णतया प्रभावी लक्षण नहीं होता, दोनों लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। इस विशिष्टता को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बताया है कि अर्थात दो विपरीत लक्षणों में से कोई भी पूर्णतया प्रभावी लक्षण नहीं होता, यानी कि न इधर का होगा न इधर का होगा, ये कौन होगा, बिचखोपड़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस विशिष्टता को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए स्नैपड्रैगन या फिर एंटेरहीनम, ठीक ना, एंटेरहीनम, उसके बाद मीराबिलिस और जलापा, देखिए नाम भी इसका टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक ना, गलाबास आदि, ठीक ना। ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल में आप लोग इसको एक दो एग्जाम्पल लिख देंगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 का घ आते हैं। देखिए जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जो जैव उर्वरक होते हैं वो कैसे मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यही बताना है। तो यहाँ पर देखिए जैव उर्वरक एक प्रकार की जीव है, ठीक ना। जो जैव उर्वरक होते हैं ये क्या होता है, एक प्रकार का जीव होता है जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ठीक ना। जो मृदा की क्या करती है, पोषक गुणवत्ता को, जो फसलों को उत्पादन करने की जो गुणवत्ता होती है उसको क्या करता है, बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत कवक, जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक ना। जो जैव उर्वरक होता है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है, आपका कवक होता है, जीवाणु होता है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक ना। दूसरे जीवाणु एजोस्पाइरिस एजोस्पाइरियल, ठीक ना, स्पाइरिलम, ठीक ना, क्या करा है, दूसरे जीवाणु एजोस्पाइरिलम तथा एजोबैक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं, ठीक ना। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। जो धान के खेत में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं, ठीक ना। तो लाइट थोड़ा सा कम हो गई होगी क्योंकि लाइट कट गई, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 5 का क है, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। 5 का क क्या कर रहा है कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये देखिए किसमें हुआ है, सेट नंबर 1 में हुआ है, 348 जीजी का प्रश्न नंबर 5 का ख देखिए। तो चलिए हम लोग वहां पर देख लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग प्रश्न नंबर 5 का ख देखिए, जो पूछा है सेट नंबर 1 में, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि एक जनसंख्या में अलील युग्म विकल्पी जो होता है, ठीक है, कि आवृत्तियां और उनके विस्थल जिसे लोकस बोलते हैं, विकासवादी कारकों की अनुपस्थिति में एक पीढ़ी से दूसरे तक स्थिर होते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या होती है कि स्थिर होते हैं, अर्थात जीनों व उनके विस्थल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके जीन में जो होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जीन कोश यानी कि जनसंख्या में कुल जीने व उनके युग्मन विकल्पी अपरिवर्तित रहते हैं। इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं या फिर हार्डी वेनबर्ग साम्यता कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो जीन होते हैं इनके वो क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक ना, परिवर्तित हैं। इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं या फिर हार्डी वेनबर्ग साम्यता कहते हैं। सिद्धांत देखिए क्या है, यहाँ पर सिद्धांत है, सिद्धांत का गणितीय रूप में प्रदर्शन। देखिए दो अलील है, एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए की आवृत्ति, सभी अलील आवृत्तियों का योग एक होता है। तो सभी जब जोड़ते हैं तो एक ही आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे P प्लस Q है तो एक आया, ठीक ना। अभी हम इसको समझाएंगे। देखिए P, ये जो P है ये क्या है, प्रभावी अलील है, ठीक है। इसको हम लोग ए से भी ए की आवृत्ति, यानी कि जो ए पी है ये ए की आवृत्ति देगी। Q जो है अप्रभावी अलील है, जो स्मॉल ए की आवृत्ति है, ठीक है। इस समीकरण का द्विपदी अभिव्यक्ति समीकरण निम्न है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है उसी प्रकार से फार्मूला इसको रखा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना, बराबर में 1। अब देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर जो है ये जीनोटाइप है, जिसमें पी स्क्वायर के जगह पर ए ले सकते हैं, यानी कि ए का स्क्वायर ले सकते हैं, वाले जीवों की आवृत्ति है, ठीक है।
क्यू स्क्वायर जो है वो स्मॉल ए है, ठीक है। जिसे यहाँ पर हम दिखाएं स्मॉल ए है ना क्यू, तो ये स्मॉल ए ले सकते हैं, यानी कि स्मॉल ए का स्क्वायर हो सकता है वाली जीओ की आवृत्ति। उसके बाद जो 2PQ है ये ए स्मॉल ए थे, कैपिटल ए, तो यहाँ पर 2 लग गया, यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल ए एक स्मॉल ए, ठीक है। बात समझ में आई ना। अब देखिए आवृत्ति में भिन्नता आती है तो यह विकासीय परिवर्तन का संकेत होता है। अगर इस आवृत्ति में भिन्नता आए, यानी कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर स्मॉल ए है, यहाँ पर कैपिटल ए एक हो जाता और यहाँ पर एक स्मॉल ए रहता, भिन्नता आ जाती। तब भिन्नता आती तो क्या होता है, विकासीय परिवर्तन का संकेत होता है, ठीक है। वैसे ये उसी तरह होता है कि इसमें कोई विकास नहीं, क्योंकि यह अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है तो कैसे विकास होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 5 घटक हार्डी वेनबर्ग को प्रभावित करने के निम्न है, ठीक है। जो है जीन पलायन या जीन प्रवाह, जीन पलायन या जीन प्रवाह हो गया। दूसरा है आनुवंशिक विचलन। तीसरा है उत्परिवर्तन। चौथा है आनुवंशिक पुनर्योजन। पांचवा है प्राकृतिक वरण, ठीक ना। ये सब पांचों क्या है, जो आपके घटक है, जो आपके हार्डी वेनबर्ग को प्रभावित करने के ये घटक है, यानी कारक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख है, कह रहा है कि विपुंसन की व्याख्या कीजिए। विपुंसन देखिए, यदि कोई मादा जनन द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है, ठीक ना। देखिए यदि कोई मादा जनन द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा जो होता है चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक ना। इस चरण को क्या कहता है, विपुंसन के रूप में क्या किया जाता है, संदर्भित किया जाता है या दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः बटर पेपर की बनी होती है, ठीक है। जो विपुंसन पुष्पों को कैसे क्या उनकी आकार जो है एक थैली से आवृत किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः बटर पेपर की बनी होती है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। जो बटर पेपर की बनी होती है, ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित रोगों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, बैगिंग या फिर बोरावस्त्रावरण कहते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैकिंग। जो एक प्रकार की पैकिंग होती है ना, जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो कपड़ा उपड़ा पैक करते हैं, तो उसी प्रकार से इसकी भी क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं, ठीक ना। तो इसको कह सकते हैं कि पैकिंग करके, या फिर बैगिंग कह सकते हैं, या फिर बैगिंग को कहते हैं बोरा बस्ता वरण, ठीक है, कहते हैं। उसके बाद देखिए संलग्नता पर एक टिप्पणी लिखिए। सेट नंबर 4 में जाएंगे, 348 जी का प्रश्न नंबर 9 का अथवा देखिए, ठीक ना। उसमें चलेंगे हम लोग देखने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं सेट नंबर 4 में। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का देखते हैं अथवा वाला। देखिए संलग्नता एवं पुनर्योगन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो संलग्नता हमें देखना है, तो यहाँ पर देखिए संलग्नता क्या है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा, यानी कि जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जो जीन बोलते हैं, जीन्स द्वारा अपने उसी संयोग में रहते हुए एक साथ वंशागति होने की प्रवृत्ति को संलग्नता या फिर लिंकेज कहते हैं, ठीक ना। लिंकेज भी कहते हैं, संलग्नता भी कहते हैं, लिंकेज इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इसके अनुसार एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स एक ही युग्मक में प्रवेश करके एक साथ ही संतान में वंशागत होते हैं, ठीक ना। जो इसमें क्या होते हैं कि इसके अनुसार क्या होते हैं, एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स एक ही युग्मक में प्रवेश करके एक साथ ही संतान में वंशागत होते हैं, ठीक ना। इसमें कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा, बस इतना ही आपको याद करना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में है ड्रोसोफिला में संलग्नता होती है, ठीक है। क्या होता ड्रोसोफिला में संलग्नता होती है। ड्रोसोफिला देखिए हम लोग देख लेते हैं, मधुमक्खी में जो संलग्नता होती है। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया समझिएगा इसको। देखिए पहली मक्खी स्लेटी रंग तथा अल्प विकसित पंख वाली ड्रोसोफिला, दूसरी मक्खी काले शरीर तथा
लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला पहली और दूसरी मक्खी का संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की समस्त संतति का शरीर स्लेटी रंग का तथा उनके पंख लंबे आकार के थे। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपका स्लेटी ब्लैक ब्लैक है और ये ग्रे है, ठीक ना। यानी कि ये क्या है, ब्रेक, ये ब्लैक लॉन्ग, ये लंबी वाली है, जो काली है और लंबी है, और ये देखिए ग्रे है वेस्टिजल है, ठीक ना, यानी कि स्लेटी है, ठीक है। तो ये स्लेटी वाले को, एक स्लेटी वाला है एक ब्लैक वाला, इसमें जब संकरण कराया गया है तो इसमें क्या हो गया है कि एक आपका ग्रे लॉन्ग बन जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या होगा, इसका कलर आपका ग्रे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसमें का लॉन्ग वाला लक्षण आएगा, एक का लॉन्ग का लक्षण आएगा, एक का ग्रे का लक्षण आएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ग्रे लॉन्ग, ठीक ना, ग्रे लॉन्ग बना। अब इसमें से देखिए क्या होगा कि इसमें से देखिए एक ग्रे लॉन्ग को लेंगे और एक ब्लैक लॉन्ग को लेंगे तो दो देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ना, ये दोनों क्या बोलेंगे, दोनों क्या बोलेंगे, ब्लैक स्लेटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्लैक स्लेटी। इसमें देखिए यहाँ पर ये वाला आ गया आपका, यहाँ पर कौन सा आया, यहाँ पर एक बार और करा दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला लिए हैं, ब्लैक स्लेटी लिए हैं यहाँ पर, और ब्लैक और यहाँ पर ग्रे, ग्रे लॉन्ग लिए, यानी कि स्लेटी ग्रे और लॉन्ग लिए, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर ग्रे लॉन्ग है, तो दोनों को देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो दोनों कैसा बन गया, ये दोनों, ये क्या है, ये लॉन्ग है, ठीक है, ये भी क्या है, लॉन्ग है, ये ब्लैक है, तो ये आपका F2 पीढ़ी ब्लैक लॉन्ग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्लैक था और यहाँ पर क्या था, ब्लैक था, और यहाँ पर एक लांग था, ठीक ना। तो लांग वाला इसमें इसका लक्षण आया ब्लैक वाला हो गया, लांग देखिए ये लांग है तो यहाँ से एक लक्षण आया लॉन्ग हो गया, ठीक है। और ये कौन सा है, ब्लैक है, तो एक लॉन्ग ब्लैक, तो ये कौन सा बन जाएगा, ब्लैक लॉन्ग बनेगा, ठीक ना। तो एक ब्लैक है एक लॉन्ग है तो ब्लैक लॉन्ग बनेगा F2 पीढ़ी। और यहाँ पर देखिए F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पर ब्लैक है और ये आपका ग्रे है, तो ये क्या बन जाएगा आपका ग्रे स्लेटी बन जाएगा, ठीक है, ये वाला स्लेटी वाला बन जाएगा। उसके बाद ये इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब F1 पीढ़ी के नर संकर का समयुग्मजी अप्रभावी मादा से मैथुन कराने पर F2 पीढ़ी में दो प्रकार के संतति जीव बराबर संख्या में बनते हैं। तो इसमें क्या देखिए दोनों बराबर बराबर संख्या में बने हैं, ठीक है। तो जितना ये थे वहीं पर ये भी बनाए और ये भी आपका बना है, ठीक है, दोनों बराबर बराबर संख्या में बना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्या प्रश्न नंबर है 5 का घ, स्त्री अंडाशय का आरेखी काट का नामांकित चित्र बनाएं। स्त्री अंडाशय का आपको क्या करना है, अंडाशय का आरेखी काट का नामांकित चित्र बनाना है। तो इसको हम लोग चित्र बना लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि चित्र बनाएंगे तो बहुत टाइम लगता है। चित्र हम वैसे भी बहुत बढ़िया चित्र नहीं बनाते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट है नहीं हम लोग। 10 में संस्कृत लिए थे, 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, और हम लोग पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, आप लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो हमको चित्र बनाना उतना बढ़िया से नहीं आता है, इसलिए चित्र आप बना लीजिएगा, ठीक है। आपको अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। देखिए 7460012763, ठीक ना, 74612763, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करिए और आप लोग PDF खरीद लीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं जो क्वेश्चन बचा है। तो प्रश्न नंबर 5 तक हम लोग करा चुके हैं, 2 वीडियो बनी उसकी, और प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 6 पर। देखिए प्रश्न नंबर 6, क्रैक वाला बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। पहले ही हमें जाना पड़ेगा सेट नंबर 4 में, ठीक ना। सेट नंबर 4 में 348 GJ का प्रश्न नंबर 8 देखिए। तो ये प्रश्न नंबर किस में देखना है, सेट नंबर 4 में चलना है, तो हम लोग चलते हैं वहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल है बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर सचित्र वर्णन करना है लेकिन वहाँ पर वो चित्र नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं बायोगैस संयंत्र, इसमें एक टैंक 10 से 15 फीट गहरा होता है जिसमें अपशिष्ट एवं गोबर की करदम, ठीक ना, करदम इसको बोलते हैं स्लरी, भरी जाती है, ठीक ना। क्या भरा जाता है, गोबर की करदम भरा जाता है, उसमें पेस्ट भरा जाता है, ठीक है। देखिए करदम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है, ठीक ना, जो मतलब गड्ढे टाइप बनाया जाता है उस पर एक ढक्कन रखा जाता है, ठीक है, ढक्कन रखा जाता है। सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, ठीक ना, किसमें बनती है, गैस, टैंक में गैस बनती है जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है, ठीक ना, जिससे क्या होता है, ढक्कन जो होता है ऊपर की उठता है, ऊपर के लिए
उठता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास द्वार होता है। इसमें क्या होता है, एक निकास द्वार होता है जिसके द्वारा पाइप आई होती है, ठीक ना, जो एक पाइप से जुड़ा होता है। वो क्या होता है, एक पाइप से जुड़ा होता है। इसी पाइप की सहायता से घर में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। यानी कि जो पाइप लगी होती है उसी पाइप के द्वारा घर में गैस को लेकर जाया जाता है, ठीक है। उपयोग की गई कर्दम दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। यानी कि जब हम लोग उसको उपयोग कर लेते हैं पूरी तरीके से, जो गैस बनी होती है उस गैस को उपयोग में ला करके, ठीक ना, जो उसमें गोबर सड़ा हुआ गोबर जो बचा रहता है उस गोबर को हम लोग कहाँ पर, वहाँ पर लेकर जाते हैं, कहाँ पर, खेत में लेकर जाते हैं, तो उसके जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक ना। उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। यानी कि जो गांव होते हैं आपके, वहाँ पर भैंस गोरू गाय है, ठीक ना, वहाँ पर इसलिए गोबर जो होता है इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गोबर गैस, अभी हम लोग चलते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर, देखिए सूक्ष्म जीव सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, ठीक ना। तो यही सूक्ष्म जीव का उसमें लिखने लिए कहा था, ये आप पूरा लिख सकते हैं। नहीं तो इधर चलिए हम लोग अगर चित्र बनाना है तो यहाँ पर चित्र आप लोग बना सकते हैं। चित्र बना लीजिएगा और देखिए चित्र को सर्च कहीं से कर सकते हैं, गूगल भी कर देंगे तब भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगर आप चित्र बनाएंगे तो ये भी उसमें लिखना पड़ेगा। उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने में तथा प्रकाश के लिए किया जाता है, ठीक ना। इसके मतलब उसी में लिख लीजिएगा जो कहा है बायोगैस पर लिखने के लिए, ठीक है। अरे सूक्ष्म जीव पर लिखने के लिए। तो भारतवर्ष में बायोगैस उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों से हुआ है, ठीक है। इस संयंत्र में मेथेनोजन जीवाणु होते हैं। ये अनॉक्सी जीवाणु सेलुलोस युक्त पदार्थों पर अवायवीय परिस्थितियों में विकसित होते हैं, ठीक है। और उपापचय के फलस्वरूप CO2 और H2 तथा CH4 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा मीथेन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। इन गैसों के मिश्रण को बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। यही गैस इसमें क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। इन गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं, बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस में प्रमुखतः मेथेन गैस होती है। यानी कि बायोगैस जो होता है उसमें कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस होती है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा इसको भी उसमें, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये गैस देखिए, ये देखिए बायोगैस वाला हो गया प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का ख देखिए, यहाँ पर देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताइए। तो यहाँ पर देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग, देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी क्या है, अंगुली छापी, इसको बोलते हैं अंगुली छापी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंगुली छापी भी बोलते हैं। को सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड के, कहाँ पर, इंग्लैंड में, ठीक ना, कहाँ पर, इंग्लैंड में में विकसित किया था, ठीक ना। कहाँ पर किया था, एलेक जेफ्रे ने कहाँ पर फिंगरप्रिंटिंग पर कहाँ पर विकसित किया था, तो इंग्लैंड में इसका विकास हुआ था, ठीक है। यानी कि इसकी खोज हुई थी। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। जैसा कि ज्ञात है कि जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों के DNA प्रारूप भिन्न होते हैं, ठीक ना। यही कारण है कि समरूप जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता है। तो आप देखेंगे किसी का भी फिंगरप्रिंट क्या होता है, मेल नहीं करता है, ठीक है। किसका मेल करेगा, जो जुड़वा बच्चे होंगे उनका फिंगरप्रिंट मेल करता है, ठीक है, छोड़कर किसी, देखिए यहाँ पर यही कारण है कि समरूप जुड़वा को छोड़कर, यानी कि जुड़वा का करता है, किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता है। प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा DNA पाया जाता है। प्रत्येक जीवधारी में कैसा, एक जैसा DNA पाया जाता है। DNA के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, ठीक ना। DNA के कारण क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है। उसके बाद DNA के फिंगरप्रिंटिंग द्वारा DNA में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। DNA के इन्हीं क्षेत्रों के कारण
शरीर में भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विभिन्न ऊतकों जैसे कहाँ पर देखिए खून में पाया जाता है, बाल में, फिर ना पुस्तक में, उसके बाद त्वचा में, अस्थि में, ठीक ना, अस्थि जो हड्डी होती है उसमें, लार में, शुक्राणु में, नाखून आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक ना, जो डीएनए होता है उसका फिंगरप्रिंटिंग अगर निकालेंगे तो कौन कौन सा साबुत हो सकता है? खून, बाल, पुस्तक, और ये देखिए त्वचा है, अस्थि है यानी कि हड्डी होती है, लार है आपका, शुक्राणु है, नाखून है, आदि से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद उपयोग देखिए अपराध मामलों में जैसे खूनी बलात्कारी को पहचानने के लिए, पितृत्व के झगड़ों में, पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने आदि में किया जाता है। ठीक ना, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? देखिए जैसे हमारा झगड़ा हो गया तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट, या फिर चोरी हुई है तो वहाँ पर इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का इसमें उपयोग किया जाता है। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का ग है। देखिए आदि मानव यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिन, ठीक ना, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन पर एक टिप्पणी लिखिए। जो आदि मानव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेसिन बोलते हैं। ठीक ना, पर एक टिप्पणी लिखना है। तो देखिए आदि मानव प्रारंभिक मानव का इतिहास लगभग 40,000 लाख वर्ष पुराना है। ठीक ना, कितना? 40,000 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, आदि मानव काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि मानव काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रारंभिक मानव झुंड बनाकर जंगल में, यानी कि पहले के जो मानव होते थे वो क्या करते थे? झुंड बनाकर जंगल में अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक ना, करता है यानी कि करता है, क्या करता था। ठीक ना, यहाँ पर था रहेगा। प्रारंभिक मानव प्रारंभ में, यानी कि जो पहले के मानव थे वो पहले क्या करते थे? पहले खाना बदोश जीवन व्यतीत कर, यानी कि खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। ठीक है, प्रारंभिक मानव भोजन की तलाश में जंगलों में घूमते थे। जो प्रारंभिक मानव थे, पहले के मानव थे, वो क्या करते थे? भोजन की तलाश में जंगलों में इधर उधर घूमते थे। और क्या खाते थे पता है? मांस, कच्चा मांस खाते थे। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक मानव जंगल में रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करते थे। घर नहीं था उनके पास इतना दिमाग नहीं था कि हम जैसे घर बनाए वैसे घर बना सके। ठीक ना, किसका उपयोग करते थे? गुफाओं का उपयोग करते थे। और जंगलों में जानवरों और कदों का शिकार करके भोजन प्राप्त करते थे। ठीक ना, ये क्या करते थे? जंगलों में किसका शिकार करते थे? जो जानवर होते थे उनका शिकार करके भोजन अपना प्राप्त करते थे। उसके बाद प्रारंभिक मानव पानी पीने के लिए नदी, तालाबों और झरनों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो प्रारंभिक पहले के मानव थे किस पर निर्भर थे पानी पीने के लिए? नदी पर थे, तालाब, वहाँ तालाब होता था, ठीक ना, झरना होता था उस पर। ठीक है, और अभी जल्द ही ये सब खत्म हुआ है जी। 10-20 साल, 20-25 साल हो रहा है जो कुआं से पानी निकाला जाता था, पानी पिया जाता था। 20-25 साल हो रहा है, 30 साल, ये खत्म हुआ है। ठीक है, निर्भर रहते थे। और ये जानवरों की खाल और पेड़ों की पत्तियों से बने कपड़े पहनते थे। ये क्या करते थे? इनका कपड़ा कैसा होता था कि ये जो पेड़ की खाल होती है, ठीक ना, पेड़ की खाल होती है, उसके बाद जो जानवर की खाल हो गई और पेड़ की खाल हो गई, या पौधों के पत्तों को क्या करते थे? अपना वस्त्र बना करके, कपड़ा बना करके पहनते थे। ठीक ना, आगे चलते देखिए प्रश्न नंबर 6 का घ है। प्रश्न नंबर 6 का घ देखिए सहोपकारिता क्या है? सहोपकारिता क्या, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए सहोपकारिता ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें भागीदार दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। ठीक ना, सहोपकारिता में क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया है, यह पारस्परिक प्रक्रिया है जिसमें दोनों, जो दो लोग भाग ले रहे हैं तो दोनों प्रजातियों को क्या होगा? लाभ होगा उसमें। ठीक ना, इस संबंध से दोनों ही जीवों को भोजन प्राप्त करने और परभक्षियों से बचाव में मदद मिलती है। ठीक ना, इसमें क्या होता है? दोनों जीव जो होते हैं अपने आप को मतलब भोजन प्राप्त कर लेंगे और परभक्षियों से क्या होगा? बचाव मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल में हम देखिए यहाँ पर लिए हैं। जैसे पहला है, एक कवक और शैवाल के बीच पारस्परिक क्रिया से लाइकेन बनता है। यानी कि जो ये कवक है और शैवाल दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? इनकी पारस्परिक क्रिया से लाइकेन बनता है। ठीक है, इसमें दोनों का लाभ होता है। और देखिए भैंस के पीठ पर बैठा हुआ कौवा, ये अगर भैंस पर पीठ पर बैठना नहीं है यहाँ पर, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए इसमें कैसे लाभ होता है? भैंस के पीठ पर बैठा हुआ कौवा, ये जो पीठ पर बैठा हुआ कौवा होता है ना, ये कौवा क्या करता है? भैंस के जो कान में जो
खोट होती है उसको खाता है, या फिर उसके जो उसको खुजा भी देता है, ठीक है। और ढील उल बीन कर खा जाते हैं, जो जू होते हैं, ढील उसको बोलते हैं, ठीक ना, देहात में। तो उसको भी बीन कर खा जाते हैं। तो ये सब मतलब चीज़ें भैंस को भी लाभ हो गया इसमें, और कौवा का भी लाभ हो गया। भैंस का कान साफ हो गया, कौवा का पेट भर गया। तो इसमें देखिए क्या, इसको बोलेंगे सहोपकारिता, दोनों का लाभ होता है इसमें, ठीक है। दोनों का लाभ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सहोपकारिता बोलेंगे। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 का क्वेश्चन है, देखिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर विस्तृत विवरण दीजिए। क्या करना है, विस्तृत विवरण देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है। किस तरीके से, देखिए पहली पॉइंट है इसमें, पौधों की वृद्धि को बढ़ावा दे करके, ठीक ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, पौधों को वृद्धि, यहाँ पर देखिए सूक्ष्म जीव पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं उनके अवशोषण को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक ना। इससे फसल उत्पादन की दक्षता बढ़ती है। इससे क्या होता है, जो फसल होती है उसके उत्पादन की जो दक्षता होगी वो क्या होगी, बढ़ जाती है, ठीक है। और रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत कम होती है, ठीक ना। इसमें क्या होती है, जो रासायनिक खाद उद हम लोग डालते हैं उनकी ज़रूरतें क्या होती है, कम होती है, ठीक है। आगे चले, दूसरा है कीटों और बीमारियों से लड़ना। कीटों और बीमारियों से लड़ना, देखिए सूक्ष्म जीवों में से कुछ कुछ कीटों या अन्य जीवों के परजीवी या रोगजनक होते हैं। इनका इस्तेमाल कीटों और पौधों की बीमारियों से लड़ने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, कीटों और जो बीमारी होती है पौधों में उनसे लड़ने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो कीटों और बीमारियों से लड़ना, ये भी दूसरी पॉइंट हो गई। सूक्ष्म जीवों में से कुछ कीटों या अन्य जीवों के परजीवी या रोगजनक होते हैं। इनका इस्तेमाल कीटों और पौधों की बीमारियों से लड़ने के लिए किया जाता है। तीसरी पॉइंट है इसमें, मिट्टी की गुणवत्ता। देखिए मिट्टी की गुणवत्ता, सूक्ष्म जीव मिट्टी की पोषक गुणवत्ता बढ़ाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी के जो पोषक गुणवत्ता होती है, और ठीक ना, उसको क्या करते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ठीक ना। मिट्टी के गुण को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक ना, और अच्छे बना देते हैं। उसके बाद देखिए चौथी पॉइंट है, पर्यावरण को बचाना। पर्यावरण को बचाना, देखिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से पर्यावरण प्रदूषण होता है। जो पर्यावरण प्रदूषण होता है किससे होता है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल से हम लोग को क्या, पर्यावरण हम लोग का प्रदूषण होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करने से पर्यावरण को नुकसान कम होता है। यानी कि हम लोग अगर सूक्ष्म जीवों के उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग को पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होगा। अगर हम लोग रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग को पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 का अथवा है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 का अथवा, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। किसका, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी की योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है, जैव प्रौद्योगिकी मानव कल्याण में कई तरह से योगदान देती है, ठीक ना। जो जैव प्रौद्योगिकी होती है वो मानव कल्याण में कई तरह से क्या करती है, योगदान देती है। उसके बाद देखिए कौन कौन है, जैव प्रौद्योगिकी से संक्रामक रोगों की दर कम होती है। जो संक्रामक रोग होती है उनके बढ़ने की दर क्या हो जाती है, कम होती है। और लाखों बच्चों की जान बचती है। इससे क्या होती है, जैव प्रौद्योगिकी से क्या होता है, जो संक्रामक रोग होता है, जो छुआछूत से रोग फैलता है, ठीक ना, उसकी क्या होती है, दर कम होती है, यानी कि बढ़ने की संभावना कम हो जाती है और लाखों बच्चों की जान इससे बच जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉइंट है, जैव प्रौद्योगिकी से बीमारियों का पता लगाने में मदद मिलती है। जो जैव प्रौद्योगिकी आपका है ना, उससे क्या होता है कि उससे कौन सी बीमारी है, किसको कौन सी बीमारी हुई है उसका भी पता लगाया जा सकता है उसकी मदद से। किससे, जैव प्रौद्योगिकी से। तीसरी पॉइंट है, जैव प्रौद्योगिकी से नई फसलें विकसित की जाती है। जो जैव प्रौद्योगिकी होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, नई नई फसलें क्या करते हैं, विकसित करते हैं, ठीक है। नई नई फसलें उसमें विकसित की जाती है। चौथी पॉइंट है, जैव प्रौद्योगिकी से प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलती है। जैव प्रौद्योगिकी से क्या होता है, हम लोगों को प्रदूषण नियंत्रण में भी
मदद मिलती है। इसमें प्रदूषण क्या होता है, नियंत्रित रहता है, यानी कि एक चरम सीमा पर ही रहता है। ठीक है, एक एक सीमा होती है उसकी, वहीं तक रहता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। बढ़ता है आगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कर देंगे, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करेंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वीं पॉइंट है, जैव प्रौद्योगिकी से खाद्य पदार्थों को बदलने, पानी का उपचार करने और टिकाऊ सामग्री विकसित करने में मदद मिलती है। ठीक ना, तो इसमें क्या होता है, जब प्रौद्योगिकी से खाद्य पदार्थ को बदलने, पानी का उपचार करने में, और जो टिकाऊ सामग्री है, ठीक है, जो घर की सामग्री होती है जो रखने योग्य, यानी कि कुछ देर रख करके उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी का बहुत मदद होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छठी पॉइंट है, छठी पॉइंट ये है कि जैव प्रौद्योगिकी से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में मदद मिलती है। हम लोग को जैव प्रौद्योगिकी के बारे में लिखना था, हम लोग बहुत जैव प्रौद्योगिकी के बारे में लिख दिए। तो यहाँ पर छठी पॉइंट है, जैव प्रौद्योगिकी के से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में मदद मिलती है। हम लोग को क्या मिलता है, स्वच्छ ऊर्जा मिलती है। अगर हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगा। ठीक ना, स्वच्छ ऊर्जा। और 7वीं पॉइंट है, जैव प्रौद्योगिकी से फॉरेंसिक साइंस में मदद मिलती है। इसमें देखिए फॉरेंसिक साइंस में भी इसमें मदद मिलती है। ठीक है, किससे, जैव प्रौद्योगिकी से। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी प्राकृतिक विज्ञान, जीवों, उनकी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और आणविक अनुरूपों को मिलाकर नए उत्पाद और सेवाएं बनाने की तकनीकी है। जो आपका जैव प्रौद्योगिकी है क्या है, प्राकृतिक विज्ञान, जीवों, उनकी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और आणविक अनुरूपों को मिलाकर नए उत्पाद और सेवाएं बनाने की तकनीकी है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी में जितना लिखना था मैं इसको बता दिया। अब आपका बचा है प्रश्न नंबर 8 और 9, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक ना, अगर आप लोग देखिए पीडीएफ नहीं लिए हैं तो पीडीएफ ले लीजिए, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है, आपको कई साल का रिवीजन अगर करना है तो पीडीएफ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, पीडीएफ ले करके आप लोग रिवीजन करिए। 7460012763 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए और पीडीएफ खरीद लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आंसर लिख लेते हैं हम। देखिए, मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या करना है हमें, मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, हम लोग इसका आंसर सेट नंबर 5 में मिलेगा, जिसका कोड है 348 GK। प्रश्न नंबर 8 देखना है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ पर, देख लेते हैं इसको। हम लोग देखिए यहाँ पर आ चुके हैं प्रश्न नंबर 8 का, जो सेट नंबर 5 का उसमें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, मानव जीनोम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक ना, एकदम वही चीज़। तो यहाँ पर देखिए मानव जीनोम की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए पहली विशेषता यह है, मानव जीनोम में 3 बिलियन से अधिक, अर्थात देखिए अर्थात क्या है, 31,647 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक ना, कितने होते हैं, 31 करोड़ यानी कि 31,647 करोड़ में, ये इसकी बात की जा रही है, करोड़ में बात की जा रही है। ठीक ना, करोड़ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक ना, यानी कि 3 बिलियन से अधिक क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक ना, कहाँ पर, मानव जीनोम में। उसके बाद देखिए दूसरी पॉइंट है, सामान्यतः एक मानव जीव में लगभग 3,000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, सामान्यतः एक मानव जीव में क्या होता है, लगभग 3,000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तीसरी पॉइंट है, मानव जीनोम में लगभग 30,000 क्रियात्मक जीन होती हैं। कितनी होती हैं, 30,000 क्रियात्मक जीन होती है। कितनी जीन होती है, 30,000 क्रियात्मक जीन होती हैं, जो क्या करती है, काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका चौथी पॉइंट है, मानव जीनोम का केवल 2% भाग ही प्रोटीन कोडिंग से संबंधित है। ठीक ना, प्रोटीन कोडिंग से कौन संबंधित है, कितना भाग मानव जीनोम का, तो केवल 2% भाग ही क्या है, प्रोटीन कोडिंग से संबंधित है। उसके बाद देखिए इसके बारे में अधिक जानने के लिए सेट नंबर 2 348 GH प्रश्न नंबर 9 का पहला देखिए। ठीक है, तो अगर इसके बारे में और अधिक जाना, विशेषताएं तो हम बता दिए, 4 विशेषता बता दिए। ठीक है, अगर इसके बारे में और अधिक जानना है तो सेट नंबर 2 में चले जाइए
और प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 भगा करके वीडियो देख, वन शॉट वीडियो पढ़िए, ठीक है। वन शॉट वीडियो प्लेलिस्ट जाकर देखिए, वहाँ पर सभी का वन शॉट पढ़ चुका है 6 वीडियो का, 6 सेट 6 वीडियो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हम इसको भी लिख लिए हैं। प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला है, कह रहा है कि विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन कीजिए। विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का क्या करना है, वर्णन करना है। देखिए सहायक जनन प्रौद्योगिकी, यदि दंपति बच्चा है, दंपति का मतलब क्या होता है, माता पिता जो शादीशुदा होते हैं दोनों लोग, ठीक ना, यानी कि पति पत्नी। यदि दंपति बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, ठीक ना, सक्षम नहीं है तथा ऐसे दोष को ठीक करने का इलाज संभव नहीं है, तो कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा उन्हें बच्चे पैदा करने में सहायता की जा सकती है, ठीक है। अगर दंपति जो जो पति पत्नी होते हैं, ठीक ना, जो लोग होते हैं दोनों लोग, अगर वो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है उनमें, तो एक इलाज इसमें संभव है, ठीक है। क्या है देखिए, तो कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा उन्हें बच्चे पैदा करने में सहायता की जा सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। यही तकनीक है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक ना। अब देखिए पात्र निषेचन, इसमें एक हेडिंग है, देखिए पात्र निषेचन। इसमें क्या होता है बढ़िया समझिएगा, एक बार समझ लिए ना तो पेपर में फोड़ देंगे, उसी तरह लिख देंगे। एक बार समझ लिए तो देखिए पात्र निषेचन, IVF, इसको इंग्लिश में बोलते हैं IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, देखिए इस विधि में शरीर के बाहर बाहर यानी कि परंतु अंदर जैसी स्थितियों में, अंदर जैसी स्थितियों में, आप ये कोष्टक वाली बात को छोड़िए तब समझ में आएगा। देखिए इस विधि में शरीर के बाहर पात्र में निषेचन करवा कर भ्रूण तैयार किया जाता है, ठीक ना। पात्र का मतलब समझते ही हैं, बर्तन होता है, किसी प्रकार का कोई मतलब उनके पास होगा औजार, ठीक है, उसी में क्या करते हैं निषेचन करवाते हैं, और निषेचन करवाने के बाद भ्रूण उसमें तैयार किया जाता है, ठीक है। पात्र में क्या किया जाता है, भ्रूण तैयार किया जाता है। इस तकनीकी का विकास यूके के, ठीक ना, यूके के पैट्रिक स्ट्रेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड ने के द्वारा 1978 में किया गया था। कब किया गया था, 1978 में किया गया था। कहाँ पर, यूके में किया गया था। किसके द्वारा, पैट्रिक स्ट्रेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा किया गया था, ठीक ना। तो इसका खोज हो चुका है, कब हुआ था, 1978 में, ठीक है, बहुत साल पहले हो चुका है। तो ये तकनीकी मतलब ये जारी है, ठीक है। ये मतलब जिनके नहीं हो रहे हैं तो वो भी क्या करते हैं, ये तकनीकी को मतलब उपयोग में लाते हैं। दूसरी पॉइंट है जिफ्ट। जिफ्ट क्या है, देखिए जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक ना। देखिए इसका फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। इस विधि में कृत्रिम निषेचन द्वारा विकसित युग्मनज को एक दिन पश्चात स्त्री की फैलोपियन अंडावाहिनी में, ठीक ना, अंडवाहिनी में नलिका में स्थानांतरित करवाकर गर्भधारण करवाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, कृत्रिम निषेचन करवाया जाता है, ठीक है, जो मनुष्यों द्वारा होता है, डॉक्टरों द्वारा होता है, ठीक है। तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, उनका मतलब वो ले करके स्पर्म ले करके उसमें सिरिंजी द्वारा या फिर किसी भी अपने तकनीकी से डालते ही होंगे, ठीक ना। तो उसको क्या किया जाता है, गर्भाधारण करवाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तकनीकी हो गई। दूसरी पॉइंट हो गया आपका। तीसरी पॉइंट है गिफ्ट। गिफ्ट क्या है, देखिए GIFT का फुल फॉर्म है गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या होता है, देखिए इस विधि में शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों को प्राप्त कर उसे फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, शुक्राणु, ठीक ना, जो शुक्राणु होता है उसको, और अंडाणु जो होता है, ठीक ना, जो ओवम से निकलता है उसको, अंडाणु को, और शुक्राणु जो आपका पेनिस से निकलता है उसको, ठीक है, उसको दोनों को प्राप्त कर उसे फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। दोनों क्या किया जाता है, एक जगह जुटाया जाता है, ठीक है, एक जगह क्या इकट्ठा किया जाता है, तथा फैलोपियन नलिका में ही निषेचन क्रिया पूर्ण होती। इसी जो जिस नलिका में उनको इकट्ठा किया जाता है उसी नलिका में निषेचन की क्रिया पूर्ण होती, यानी कि ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या होते हैं, वहीं पर मिल करके मतलब क्रिया कर लेते हैं, ठीक ना। निषेचन की क्रिया वहाँ पर इनकी पूर्ण हो जाती है। अरे यहाँ पर दिख नहीं रहा था, देख लीजिए,
वहाँ पर क्या होता है, स्थानांतरित किया जाता है तथा फैलोपियन नलिका में ही निषेचन क्रिया पूर्ण होती है। उनका जो निषेचन क्रिया है वो क्या होता है, वहाँ पर पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी करिए और कमेंट में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिए। ठीक ना, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। ठीक ना, प्रश्न नंबर 9 के क्या कर रहा है, मेंडली विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। मेंडली विकार, देखिए मेंडली विकार का विस्तार से वर्णन करना है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखे मेंडली विकार, हेडिंग डालिए। अब यहाँ पर देखिए एकल जीन में रूपांतरण या उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक ना, जो एकल जीन होता है वो रूपांतरण या उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटीन की अभिव्यक्ति हो सकती है ना, जिसमें क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप, उसके परिणाम से क्या होता है, प्रोटीन की अभिव्यक्ति हो सकती है। ठीक ना, या कुछ प्रोटीन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, या तो प्रोटीन की अभिव्यक्ति हो सकती है या कुछ प्रोटीन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोटीन की अभिव्यक्ति होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए मेंडलीय विकार 5 प्रकार का होता है। मेंडलीय विकार कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्या है, उसके बाद देखेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसके बाद एल्केप्टोन्यूरिया नूरिया, रंजकहीनता, थैलेसीमिया। ठीक ना, उसके बाद देखिए हम लोग पहली हेडिंग लगाएंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, देखिए सिकल सेल एनीमिया मानव में ऑटोसोमिक विकार है। ठीक ना, जो सिकल सेल एनीमिया है एक क्या है, एक मानव में ऑटोसोमिक क्या है, ऑटोसोमिक विकार है। क्या है, ऑटोसोमिक यानी कि ऑटोमेटिक होने वाला। ठीक है, जो कि 11वें क्रोमोसोम यानी कि जो 11वां क्रोमोसोम आपका गुणसूत्र होता है कि एक जीन पचबीबी में म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, एचबीबी में क्या होता है, यह म्यूटेशन के कारण होता है। एचबीबी जीन हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। जो एचबीबी होता है ये जीन होता है, एक जीन का नाम है। ठीक है, जीन बहुत होते हैं, तो एक 11वें गुणसूत्र जो होता है एचबीबी जीन हीमोग्लोबिन का क्या करता है, निर्माण करती है। ठीक है, जीन एचबीबी में म्यूटेशन के कारण लाल रक्त कणिकाएं सिकुड़कर हंसिए के मतलब एकदम टेढ़ा हो जाता है। ठीक ना, हंसिए की तरह हो जाता है, जैसे हसुआ देखिए ना, हसुआ उसी को बोलते हैं हंसिया। ठीक ना, सिकल शेप्ड यानी कि हंसिए के आकार की बन जाती है। ठीक ना, सिकल शेप्ड बन जाता है। उसके बाद इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। ठीक ना, इसे क्या कहता है, इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको सिकल सेल एनीमिया इसीलिए नाम पड़ा है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है या फिर इसको हंसिया रोग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है, दूसरी पॉइंट है आपकी फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या, देखिए यह मनुष्यों में पाया जाने वाला उपापचयी विकार होता है। यह क्या पाया जाता है, मनुष्यों में पाया जाता है। ठीक है, नर और मादा दोनों में उपापचयी विकार होता है। 12वें क्रोमोसोम पर एक जीन में म्यूटेशन के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, यह 12वें क्रोमोसोम पर एक जीन में म्यूटेशन के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। फिनाइल एलेनिन को टायरासिन एमिनो अम्लों में परिवर्तित करने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी यानी कि अभाव यानी कि कमी, ठीक ना, से कुछ व्यक्तियों में एक विशेष प्रकार की अल्पबुद्धिता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग कहते हैं। ठीक ना, इसमें क्या होता है, एंजाइम जो होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी होती है उसमें। ठीक ना, इस एंजाइम की कमी हो जाती है तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है, अल्पबुद्धिता उत्पन्न हो जाती है। और जब अल्पबुद्धिता यानी कि कम बुद्धि वाला बच्चा रहेगा, ठीक ना, कम बुद्धि वाला बच्चा जब पैदा होता है तो उसी रोग को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग नाम दे देते हैं। ठीक ना, इसका रोग ये रोग कौन सा हो जाता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग हो जाता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट है आपका, देखिए एल्केप्टोन्यूरिया क्या है, देखिए एल्केप्टोन्यूरिया एक जैव रासायनिक रोग है। इस रोग का सर्वप्रथम अध्ययन गैरार्ड ने किया था। किसने किया था, गैरार्ड ने किया था। इनके मत के अनुसार यह रोग संतान में एक जोड़ी समयुग्म की अप्रभावी जीन के
द्वारा जन्म के समय से ही पहुंचता है, ठीक ना। इसमें ये जो रोग होता है जन्म के समय ही होता है, ठीक है। यह एक ऑटोसोमल विकार है। यह क्या है? एक ऑटोसोमल विकार है। अप्रभावी जीन के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। किसके कारण? अप्रभावी जीन के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। एक प्रभावी जीन द्वारा निर्मित एक आवश्यक एंजाइम स्वस्थ मानव में होमोजेनेटिक अम्ल का विखंडन एसिटोएसिटिक अम्ल में कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए होमोजेनेटिसिक एसिड है, ठीक ना। जैसे एक होमोजेनेटिसिक एसिड है, ये क्या किया है? देखिए होमोजेनेटिसिक की उपस्थिति ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। इनकी उपस्थिति में क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल आपका बन जाता है, ठीक ना। अम्ल में कर देता है, क्या कर देता है? विखंडन कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अप्रभावी जीन के कारण होमोजेनेटिसिक ऑक्सीडेज एंजाइम का ठीक से संश्लेषण नहीं होता है। जो आपका अप्रभावी जीन होते हैं उनके कारण क्या होता है? जो होमोजेनेटिसिक ऑक्सीडेज एंजाइम है उनके कारण संश्लेषण सही से नहीं हो पाता है। उसके बाद देखिए इसे काला मूत्र रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसको हम लोग एक नाम और से जानते हैं जिसे काला मूत्र रोग भी कहते हैं। उसके बाद चौथी पॉइंट है रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या है? देखिए रंजक से क्या समझ में आ रहा है? रंजक से रंग, ठीक ना। और ये रंजक, इसका संधि विच्छेद करें रंग और हीनता, रंजकहीनता। देखिए रंजक से रंग हो गया और हीनता से अप्रभाव यानी कि अभाव, ठीक ना। हीनता का मतलब अप्रभाव, अब्सेंट, ठीक है। यह रोग ऑटोसोमल अप्रभावी जीन के कारण होता है, ठीक ना। यहाँ से याद रखिएगा रंजक से रंग, हीनता से अभाव, तो यहाँ पर अभाव यानी कि कमी हो रही है, तो यह रोग ऑटोसोमल अप्रभावी जीन के कारण होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में टायरोसिनेज एंजाइम पाया जाता है जो टायरोसिन से डीओपीए डोपा का निर्माण करता है, ठीक है। डीओपीए डोपा का निर्माण करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर निर्माण भी हम करके दिखाए हैं, तो यहाँ पर देखिए टायरोसिन एंजाइम है, जीन ए और एंजाइम की उपस्थिति यहाँ पर डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन बना है। फिर इससे क्या बनेगा? मैलेनिन निर्माण होगा। मैलेनिन से आपका डोपा से मैलेनिन का निर्माण होता है। तो यहाँ से देखिए डोपा का निर्माण करता है और डोपा से मैलेनिन का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात? आगे चले हम लोग। फिर उसके बाद क्या बनता है? टायरोसिन बनता है। टायरोसिन फिर जीन लेंगे, फिर एंजाइम का अभाव होगा, फिर वही उपस्थिति में फिर डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल बनेगा। फिर ये डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल से डोपा मैलेनिन का निर्माण करता है, ठीक ना। डोपा क्या करता है? मैलेनिन निर्माण नहीं होता, यहाँ पर नहीं होगा डोपा। यहाँ पर देखिए डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल बनेगा, ठीक ना। मैलेनिन का निर्माण नहीं होगा। उसके बाद देखिए रंजकहीनता रोग अर्थात मैलेनिन के अभाव में त्वचा, बाल, नेत्रों की आइरिस आदि सभी रंगहीन होती है। यानी कि जो ब्लैक होती है ना, हम लोगों की जैसी है, ब्लैक होती है। जो ये रंजकहीनता जो रोग होता है, इसमें जो मैलेनिन के अभाव, अगर मैलेनिन का अभाव है उसमें, ठीक ना, इसका असर है तो क्या हो जाएगा? जो त्वचा होगा, जो बाल होगा, नेत्रा होगा और नेत्रों की जो आइरिस होगी आदि सभी रंगहीन होते हैं, ठीक ना। यानी कि त्वचा कैसी हो जाएगी? सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, जैसे हम लोग चर्म रोग बोलते हैं ना, वो वाला, ठीक ना। बाल कैसा हो जाएगा? एकदम वो सफ़ेद, जो भूरा भूरा होता है एकदम भूरा भूरा हो जाएगा। और जो आइरिस नेत्र जो होगी ये एकदम भूली भूली हो जाती है, ठीक ना। तो आइरिस आदि सभी रंगहीन होते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए पांचवा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? देखिए थैलेसीमिया रक्त दोष युक्त आनुवंशिक रोग है। इससे पीड़ित व्यक्ति की शरीर में रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जो थैलेसीमिया होती इस रोग जो ये रोग जिस व्यक्ति को रहता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की शरीर में जो रुधिर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, उस हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है? कम होने लगती है, यानी कि कम हो जाती है। थैलेसीमिया रोग ऑटोसोमल संलग्न अप्रभावी जीन से संबंधित होता है। जो आपका थैलेसीमिया रोग है ये ऑटोसोमल संलग्न अप्रभावी जीन से क्या होता है? संबंधित होता है। यह दोष उत्परिवर्तन या गुणसूत्र विलोपन के कारण होता है। थैलेसीमिया की जीन अप्रभावी होती है, ठीक ना। जो थैलेसीमिया का जीन होता है वो कैसा होता है? अप्रभावी होता है। यह दो प्रकार का होता है। जो थैलेसीमिया होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखिए पहला है थैलेसीमिया मेजर रोग।
थैलीसीमिया माइनर रोग, ठीक ना, पहला मेजर रोग, दूसरा माइनर रोग। उसके बाद देखिए पहली हेडिंग थैलीसीमिया मेजर रोग, इसको एकदम विस्तार से हम इसको पढ़ाएं, ठीक ना। थैलीसीमिया मेजर रोग, ये देखिए यह रोग उस स्थिति में होता है जब जीन समयुग्म की स्थिति में होता है, ठीक है। यह रोग कब होता है? उस स्थिति में होता है जब जीन जो होता है समयुग्म की स्थिति में होता है। इस रोग की भयानक स्थिति के फलस्वरूप रोगी की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। अगर किसी बच्चे को थैलीसीमिया मेजर रोग हो जाता है तो उस बच्चे की मौत बचपन में ही हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए थैलीसीमिया माइनर रोग क्या है। थैलीसीमिया माइनर रोग है, देखिए यह रोग उस स्थिति में होता है जब जीन विषम युग्मी यानी कि हेट्रोजाइगस अवस्था में होता है। इस रोग का प्रभाव सामान्य रहता है, ठीक ना। जो ये रोग होता है इस रोग का प्रभाव सामान्य रहता है, जैसे सामान्य व्यक्ति रहते हैं उसी प्रकार से वो भी रहेगा, ठीक है। इसे कूले अरक्तता भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? कूले अरक्तता भी कहते हैं। इस रोग से ग्रसित बच्चों को बार बार रक्त चढ़ाना होता है, ठीक ना। इसमें एक प्रकार से ऐसे मान लीजिए कि किडनी फेलर होते हैं ना, उसी प्रकार से ये भी रोग होता है। जैसे उनको हरदम क्या किया जाता है? रक्त चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या किया जाता है? रक्त चढ़ाना पड़ता है बच्चों को बार बार। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 का अथवा है, पारितंत्र की परिभाषा लिखिए, इसके जैविक एवं अजैविक घटकों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये सेट नंबर 6 में देखेंगे और सेट नंबर 3 में भी 7वां देखेंगे, ठीक ना। सेट नंबर 6 में 8वां देखेंगे और सेट नंबर 3 में 7वां देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखिए आ गए हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ठीक ना, पारिस्थितिक कहिए चाहे पारितंत्र कहिए, बात एक ही है, दोनों में से कोई लिखिएगा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पारितंत्र को ऊर्जा मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जो पारितंत्र होते हैं, ठीक ना, उसमें कहाँ से ऊर्जा मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि सूरज से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग हरे पादप यानी कि जिसको हम लोग उत्पादक बोलते हैं, ठीक है, ही करते हैं। जो सौर ऊर्जा का उपयोग कौन करता है? हरे पौधे ही करते हैं। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करके कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित करते हैं, ठीक ना। जो सौर ऊर्जा जो पादक होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, जो पादप होते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को कार्बनिक कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित करते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थ के रूप में ऊर्जा उत्पादक से विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है, ठीक ना। खाद्य पदार्थ की जैसे खाने की, ठीक ना, खाने के पदार्थ के रूप में ऊर्जा जो होती है वो उत्पादक से विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाएं, जो फिगर आप लोग भी ऐसे ही बना दीजिएगा, ठीक ना, बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर आपको सन दिख रहा है, ये क्या है? सन। यहाँ पर हम लिख दें सन, सूरज, ठीक ना, ये सन है, ठीक है। ये आपका जो है ये उत्पादक है, क्या है ये? उत्पादक यानी कि पादप है। उत्पादक को पादप बोलते हैं, ठीक है। पादप यानी कि उत्पादक, जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे छोटे छोटे। तो यहाँ पर सन से जो ऊर्जा आती है कहाँ आती है? पहले ये प्रकाश कहाँ पर आता है? तो पादप पर आता है। जो सूर्य की प्रकाश होती है, ऊर्जा होती है, किस पर आती है? पादप पर आता है। इसको 100% एनर्जी मिलती है, ठीक ना। कितना मिलती है? 100% मिलती है। अब मान लीजिए इसको कौन खाया? चूहा खाया या फिर कौन खाया? खरगोश खाया। मान लीजिए खरगोश खा रहा है, तो इस खरगोश को कितना मिलेगी पता है? 10% एनर्जी मिलेगी। इसमें की 100% में क्या? 10% एनर्जी मिलेगी, ठीक है। 10% एनर्जी मिलेगी। उसके बाद अगर इस खरगोश को मान लीजिए बाज खा गया, ठीक ना, ऊपर वाला जो होता है उड़ने वाला बाज, अगर ये खा लिया तो 10% का 10% मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? 10% का 10%, यानी कि 1% मिलेगा इसको एनर्जी। 1% 1% एनर्जी मिलेगा। अब मान लीजिए बाज को बाज को कौन खा गया? बाज को खा गया मान लीजिए सांप, या फिर यहाँ से देखिए बाज को नहीं खाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ उल्टे हो गए, ये वाला तो ये सही है, ये एक बार ये वाला देख लिए। तो यहाँ पर देखिए घास है, मान लीजिए चूहा है, चूहा खाया तो 10% मिलेगी। कोई उत्पादक खाया चूहा, तो ये कितना मिलेगा? 10%। अब चूहे को कौन खाया? मान लीजिए खा गया सांप। चूहे को सांप खाते हैं ना, तो सांप खा गए तो 10% का 10% निकालेंगे तो 1% आएगा। कितना आएगा? 1% एनर्जी इसको अब मान लीजिए इस सांप को कौन खा गया? बाज ने खा गया। किसने खा गया? सांप को बाज ने खा गया। तो सांप को अगर बाज ने खाएगा तो 1% का 10% पाएगा। तो 1% का 10% निकालेंगे तो 0.1% एनर्जी उसको मिलेगी,
ठीक है, बात समझ में आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक खाद्य स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का 90% जीवधारी की जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है, ठीक ना। जो ये खाएगा तो इसमें जो एनर्जी मिलेगी 100%, 90% तो इसके पास रह जाएगी, 10% दूसरे के पास जो खाएगा इसको, ठीक ना। जीवधारी की जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है, केवल 10% संचित ऊर्जा ही अगले खाद्य स्तर को हस्तांतरित होती है, ठीक ना। हस्तांतरण के समय भी कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। इस प्रकार एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में केवल 10% ऊर्जा हस्तांतरित होती है, ठीक ना। जैसा कि अभी मैं समझाया, उदाहरण के लिए देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में यदि उत्पादक के पास 100% ऊर्जा है, तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी को केवल 10% ऊर्जा मिलेगी उसको खाने पर। उससे दूसरे श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी को केवल 10% यानी कि उसका 10% मिलेगा, यानी कि 10%, 1%, यहाँ पे 1% ऊर्जा मिलेगी। इसी प्रकार अगली श्रेणी के उपभोक्ता को 0.1% ऊर्जा मिलती है, ठीक ना। इस प्रकार एक से दूसरी श्रेणी के जीव को केवल 10% ऊर्जा पिछली श्रेणी से प्राप्त हो सकती है, ठीक ना। उपभोक्ता में सर्वाधिक ऊर्जा केवल शाकाहारी को प्राप्त होती है। जो उपभोक्ता होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको प्राप्त होती है? शाकाहारी को प्राप्त होगी। जो जो कौन खाएगा? जो पेड़ पौधे पादप खाएंगे, ठीक ना, पौधों को खाएंगे, उसको क्या होगी? सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी, जैसे खरगोश हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो सेट नंबर जो 7 था, जो बायोलॉजी का सेट 7 था, यानी कि 1 से लेकर के 7 सेट, सातों सेट हम कंप्लीट करा दिए, ठीक ना। सातों सेट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर बायोलॉजी का वीडियो देख लीजिए, ठीक ना। केमिस्ट्री का देख लीजिए, फिजिक्स का देख लीजिए, सब सेट वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। हल के साथ है। 2 महीने पहले ही मान लीजिए हम करा चुके थे, लेकिन वीडियो थोड़ा पीछे बनाते हैं, हल हम पहले कर लेते हैं क्योंकि हमको पीडीएफ देना रहता है। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग 7460012763 पर इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर करके व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और आप लोग पीडीएफ ले लीजिए ताकि आपकी टाइम बच सके, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। बाय बाय।